जा रहा है रे। चलो बैठो शांत से। यहां ध्यान दो, हम लोग बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी पढ़ रहे थे। कितना नंबर क्वेश्चन तक देख चुके हैं? क्वेश्चन नंबर 70 तक, क्वेश्चन नंबर 70 तक हो चुका है ना। तो हम बताए थे बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता का मतलब बताए थे पेड़ पौधा एवं जीव जंतुओं के बीच पेड़ पौधा एवं जीव जंतुओं में जो भिन्नता पाया जाता है उसी को क्या बोलते हैं? जैव विविधता। क्या बोलते हैं? जैव विविधता। साउंड बढ़ा दो, आवाज ना है। साउंड बढ़ा दो न, बढ़ाना है क्लास वाला साउंड। क्लास का साउंड नहीं बढ़ रहा है क्या? और कौन सी टाइपिंग कर रहा है रे? क्लास वाला साउंड तो गजब हाल है। हाँ जा रहा आपसे और बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाओ ना थोड़ा, साउंड कम है क्लास के। चलो यहां ध्यान दो। तो जैव विविधता बताए थे पेड़ पौधा तथा जीव जंतु। किसी क्षेत्र में पेड़ पौधा एवं जीव जंतु में जब बहुत सारा भिन्नता पाया जाता है, भिन्न तरह का प्रजाति पाया जाता है, तो उस क्षेत्र को जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी घोषित किया जाता है। और फिर बताए थे जैव विविधता शब्द कौन दिया है? जैव विविधता शब्द कौन दिया है? जैव विविधता शब्द कौन दिया है? बताए थे वाल्टर जी। लेला के कैसे पक्का ले कल 1000 बार बताए थे। वाल्टर जी रोशन जैव विविधता शब्द कौन दिया है? वाल्टर जी रोशन। और जैव विविधता जनक कल बताए थे ना, जैव विविधता जनक ईओ विल्सन। फिर बताए थे जैव विविधता अधिनियम 2002। फिर कल बताए थे जैव विविधता दिवस 22 मई। जैव विविधता दिवस 22 मई बताए थे। ये सारा चीज पढ़ाए थे, तो ऐसे मतलब फिर हम बोल दिए हैं, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 70 तक हम लोग लगा चुके हैं। लगाए थे ना? यह सब हो चुका है। ड्यूगोंग है, यह सारा चीज हम देख चुके हैं, ठीक है ना। चलो यहां से देखते हैं। फिर बताए थे आप लोग कौन सी ड्रग या कौन सी दवाई या कौन सी औषधि या ड्रग गिद्धों की समष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी है। तो बताए थे जानवरों को दिया जाने वाला दर्द निवारक दवाई डिक्लोफिनेक, सोडियम बताए थे ना। यह दर्द निवारक दवाई है जो जानवरों को दिया जाता है, पशुपालकों को दिया जाता है, बताए थे ना। लेकिन ये गिद्ध के लिए विष का काम, जहर का काम कर देता है, बताए थे ना। बताए थे, ये भी बताए थे कुछ वर्ष पहले एक गिद्ध भारतीय
देहातों में आमतौर से दिखाई देते थे। हाँ, पहले दिखाई देते थे गिद्ध, लेकिन आजकल कभी कभार ही नजर आते हैं। इस स्थिति के लिए उत्तरदायी वही बताए थे। गो पशुपालकों द्वारा रुग्ण पशुओं के उपचार हेतु, रोगी पशुओं के उपचार हेतु प्रयुक्त एक औषधि वही औषधि था जो अभी बताए थे, जो अभी बताए थे। कौन? डिक्लोफिनेक सोडियम, डिक्लोफिनेक सोडियम, डिक्लोफिनेक सोडियम वही रुग्ण पशुओं यानी रोगी पशु के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। और जब रोगी पशु डेथ हो जाता है तो उसको जब गिद्ध खाता है तो गिद्ध का मृत्यु हो जाता है। बताए थे भारत में गिद्ध के कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण क्या था? वही जानवरों को दिया जाने वाला दर्द निवारक दवाई, दर्द निवारक दवाई जिसका नाम है डिक्लोफिनेक सोडियम, डिक्लोफिनेक सोडियम। अब नाम याद हो गया। डिक्लोफिनेक सोडियम, डिक्लोफिनेक पशुओं को दिए जाने वाला कौन सा दर्द निवारक? भारत में गिद्धों का लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है, तो वही बताए थे डिक्लोफिनेक सोडियम। पूरा नाम है डिक्लोफिनेक सोडियम। अच्छा, गिद्ध प्रोजेक्ट, गिद्ध को संरक्षण करने के लिए, गिद्ध विलुप्त हो रहा है, तो गिद्ध को संरक्षण के लिए गिद्ध प्रोजेक्ट यानी भलचल प्रोजेक्ट, भलचल प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया है? 2006 में लॉन्च किया गया है। चलो, ये आपका भारत की जैव विविधता के संदर्भ में, भारत की जैव विविधता के संदर्भ में क्या है? तो यहां पर है सीलोन, फ्रॉग माउस, सीलोन है, फ्रॉग माउस है, कॉप स्मिथ, बाब्रेट है, ग्रेच चिंड है, मिनीवेट है, व्हाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ड है। ये सभी क्या है? ये सभी का नाम याद करने से पक्षी का नाम है। पक्षी का भारत के जब विविधता संदर्भ में सिलोन फ्रॉग माउस क्या है? पक्षी। कॉप स्मिथ बाब्रेट क्या है? पक्षी। ग्रेच चिंड मिनीवेट क्या है? पक्षी। व्हाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट क्या है? पक्षी। क्या है? पक्षी। सबके बारे में देखो विशेषता दिया हुआ है। सिलोन फ्रॉग माउथ या एक रात में सक्रिय रहने वाला पक्षी है जो पश्चिमी घाट और श्रीलंका में पाया जाता है। हम जानते हैं पश्चिमी घाट हॉट स्पॉट है। क्या है? पश्चिमी घाट और श्रीलंका वाला भाग हॉट स्पॉट है। भारत में कुल 4 हॉट स्पॉट है, बताएंगे। एक पश्चिमी घाट हो गया है, दूसरा हिमालयन क्षेत्र हो गया है, तीसरा जो है सुंडालैंड हो गया है, और चौथा इंडो बर्मा क्षेत्र हो गया है। भारत में ये 4 ही मात्र हॉट स्पॉट है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। दूसरा है कॉप स्मिथ बाब्रेट। ये क्या है? यह एक रंगीन पक्षी है। कैसा पक्षी है? रंगीन पक्षी है जो अपनी धातु जैसी आवाज टुक टुक के लिए जाना जाता है। कौन पक्षी? कॉपर स्मिथ बाब्रेट। अगला ग्रे चिंड मिनीवेट या हिमालय क्षेत्र और दक्षिणी पूर्वी एशिया के जंगल में पाया जाने वाला पक्षी है। अगला व्हाइट थ्रोटेड रेड स्टार्टेड या मुख्य रूप से हिमालय और उसके आसपास के क्षेत्र में पाया जाने छोटा पक्षी है। तो चारों क्या था? पक्षी चारों क्या था? पक्षी चारों क्या था? पक्षी चारों क्या था? पक्षी। चलो नेक्स्ट, चलिए बताओ। ये काफी इंपोर्टेंट है। ये बोला, ये कहां जा रहा है? बुलाओ। ये वाला पहले, ये बोला बॉडी लाइट पर है वो बैटरी काम नहीं कर रहा है कि? जैव विविधता संरक्षण की रणनीति पढ़ती है। जैव विविधता संरक्षण की रणनीति, याद लो, जैव विविधता संरक्षण की रणनीति पढ़ती 2 गो है। एक स्वस्थान है, एक ठो पर स्थान है। स्वस्थानों को बोलते हैं इन सीटू पर स्थाने को एक्स सीटू, स्वस्थान को इन सीटू, पर स्थान को एक्स सीटू, स्वस्थान को
इन सिटू परस्थान को एक्स टू एक्स। स्वस्थान का मतलब है ना प्राकृतिक आवास में, जीव जंतु का उनके प्राकृतिक आवास में ही, जीव जंतु का उनके प्राकृतिक, जीव जंतु या पेड़ पौधा को उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षण देना, संरक्षण देना। स्वस्थान यानी खुद के स्थान में, अपना ही स्थान में, उसके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षण देना स्वस्थान। स्व परस्थान का मतलब होता है उसके प्राकृतिक आवास से बाहर करके उसका संरक्षण करना, संरक्षण करना। परस्थान पर स्थान, समझा रे? तो स्वस्थान खुद अपना प्राकृतिक स्थान में ही, जहां वो था वहीं प्राकृतिक आवास में ही संरक्षण देना स्वस्थान, और उसे निकालकर विशेष स्थान पर ले जाकर सुरक्षा देना परस्थान यानी एक्स टू एक्स। तो इन मतलब अंदरे, इन मतलब अंदरे, एक्स मतलब बाहर, इन मतलब अंदर, इन मतलब अंदर, एक्स मतलब बाहर, इन मतलब अंदर, एक्स मतलब बाहर। स्वस्थान मतलब अंदर, परस्थान मतलब बाहर। समझा रे? जैसे ऑनलाइन सब अपना घर से ही पढ़ रहा है, ऑनलाइन वालों अपना घर से ही पढ़ रहा है, घर में ही से ही पढ़ रहा है, और घर से ही पढ़ रहा है यानी अपना प्राकृतिक आवास से ही पढ़ रहा है, ठीक है ना? वहां पर ही संरक्षण मिल गया, क्लास मिल गया, तो वह स्वस्थान है। क्या है स्वस्थान? क्या है? और ऑफलाइन वाला घर से जीके जीएस मस्ती में आके पढ़ रहा है, तो अपना स्थान है पर स्थान पर दूसरा स्थान, दूसरा तो एक्स टू एक्स, दोनों संरक्षण का विधि है। तो ऑप्शन नंबर सी, समझा रे? ऑप्शन नंबर एक और पूछता है फरौला और फौना, यह भी पूछ देता है फरौला एवं फौना क्या है? फरौला एवं फौना क्या है? याद रखना, फरौला मतलब जीव जंतु, फरौला मतलब जीव जंतु नहीं, फरौला मतलब पेड़ पौधा, पेड़। फरौला मतलब, फरौला में किसका अध्ययन करते हैं? पेड़ पौधा फरौला में अध्ययन करते हैं, पेड़ पौधा फरौला में अध्ययन करते हैं, पेड़ पौधा फौना में, जीव जंतु फौना में, जीव जंतु फौना में, फरौला में अध्ययन करते हैं, पेड़ पौधा फरौला में अध्ययन करते हैं, पेड़ पौधा और फौना में, जीव जंतु फौना में, जीव जंतु धर धर बोलो, चलो पढ़ा दिया, बोलो। स्वस्थान इन सिटू प्राकृतिक आवास में ही रहकर संरक्षण देना, संरक्षण वनस्पतियों या जंतुओं का, प्रजातियों का उनके मूल प्राकृतिक आवास में ही दिया जाने वाला संरक्षण इन सिटू स्व स्थान है। और ये वाला प्राकृतिक आवास से दूर 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 ले चल गया है, तो पर स्थान है एक्स से टू, समझा है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। जब किसी वनस्पति या जंतु प्रजातियों का उनके आवास से दूर किसी अन्य स्थान पर संरक्षित दूर कर रहा है, तो क्या होगा? एक्स से टू, क्या होगा? एक्स से टू, एक्स से टू स्वस्थान संरक्षण के उदाहरण में शामिल नहीं है, यानी इन सिटू में शामिल नहीं है, इन सिटू में शामिल नहीं है, इन सिटू में शामिल। तो हॉट स्पॉट या प्राकृतिक आवास है, हॉट स्पॉट या प्राकृतिक आवास है, यह मानव द्वारा निर्मित नहीं होता है। अब भारत में केवल 4 ही हॉट स्पॉट है, और हॉट स्पॉट शब्द दिया नॉर्मन मेयर्स, नॉर्मन मेयर्स। हॉट स्पॉट शब्द कौन दिया? नॉर्मन मेयर्स। भारत में 4 हॉट स्पॉट है, पहला पश्चिमी घाट, दूसरा हिमालयन क्षेत्र, तीसरा इंडो बर्मा क्षेत्र, और चौथा सुंडा लैंड नेशनल पार्क भी। यह भी प्राकृतिक आवास को ही, प्राकृतिक आवास को ही नेशनल पार्क घोषित किया जाता है, इसे मानव नहीं बनाता है। बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व भी जो है प्राकृतिक आवास को ही घोषित किया जाता है। और भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व
है, यानी 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। लेकिन होम गार्डन ले घरे में गार्डन, ये तो कृत्रिम नहीं रे, यानी ये पर स्थान है, स्वस्थान नहीं है। बोटनिकल गार्डन भी पर स्थान। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। डी इज राइट। चलो जल्दी बताओ। पर स्थान के उदाहरण में शामिल नहीं है। पर स्थान के उदाहरण में शामिल नहीं है। पर स्थान मतलब प्राकृतिक आवास से दूर, प्राकृतिक आवास से दूर में शामिल नहीं है। तो जंगल तो प्राकृतिक है और प्राकृतिक आवास स्वस्थान है। जंगल क्या है? प्राकृतिक आवास है। जंगल क्या है? प्राकृतिक आवास है। और जंगल प्राकृतिक आवास है, तो यह स्वस्थान है। क्या होगा? स्वस्थान है। क्या होगा? बाकी बात तुम कोनो बैंक बना दो, ब्लड बैंक बना दो, फिर ब्लड बैंक बनाओ या बीज बैंक बनाओ या जीन बैंक बनाओ या होम गार्डन, होम, यह सभी मानव द्वारा निर्मित होता है ना। होता है शरीर में ब्लड है, शरीर में ब्लड है तो स्वस्थान है। और ब्लड बैंक क्या है? पर स्थान है ना है। अरे शरीर में ब्लड है, स्वस्थान है। और शरीर के ब्लड निकाल के ब्लड बैंक में रख दिया, पर स्थान हो गया है ना। तो यह भी कोई भी बैंक है, क्या है? पर स्थान है। पर स्थान है, समझा है? तुम्हारा पैसा अपना जेब में है, स्वस्थान है। और बैंक में है, पर स्थान है ना, समझा है? तो यहां पर बोल रहा है पर स्थान में शामिल नहीं है। तो जंगल जो है ये प्राकृतिक आवास है, यह स्वस्थान में शामिल होगा, पर स्थान में नहीं, ना समझा है? समझ गया? चलो आगे नेक्स्ट जल्दी बताओ। हॉट स्पॉट अभी जस्ट बोले हैं, अभी जस्ट बोला है सर ऊर्जा का शक्ति का पीडीएफ नहीं है। फिजिक्स में ऊर्जा शक्ति पीडीएफ नहीं है, अपलोड होगा। अच्छा हम देख लेते हैं। और केमिस्ट्री पीडीएफ आपका 1 से 2 दिन में आ जाएगा, ठीक है ना। हॉट स्पॉट के अवधारणा को विकसित किया, बता दिया है नॉर्मन मायर्स। अभी नहीं बोले हैं। हॉट स्पॉट शब्द कौन दिया है? नॉर्मन मायर्स। हॉट स्पॉट शब्द कौन दिया है? नॉर्मन मायर्स। और बताए थे आप लोगों को आधुनिक इकोलॉजी जनक पी ऑडम, आधुनिक इकोलॉजी जनक पी ऑडम, आधुनिक इकोलॉजी जनक पी ऑडम। इकोलॉजी शब्द दिया, ई हैकेल इकोलॉजी शब्द दिया, ई हैकेल इकोलॉजी शब्द दिया। तो वही हुआ पहला अर्नेस्ट हैकेल, है ना। ई हैकेल पढ़ाए थे रे। और पारिस्थितिकी तंत्र शब्द दिया, इको सिस्टम शब्द दिया, एजी टॉन्सले 1935 ने पढ़ाए थे रे। और पढ़ाए थे जैव विविधता शब्द दिया, वाल्टर जी रोसन। और जैव विविधता जनक पढ़ाए थे, जैव विविधता जनक ई ओ विल्सन। हॉटस्पॉट शब्द दिया नॉर्मन मायर्स पढ़ाए थे। फिर पढ़ाए थे औद्योगिक क्रांति शब्द दिया, औद्योगिक क्रांति शब्द दिया। अर्नाड टोनबी भूल गए कि रे? अर्नाड टोनबी बंदर सब, ये सब याद रखना है। चलो नेक्स्ट जल्दी बताओ। हॉट स्पॉट का अर्थ क्या है? हॉट स्पॉट का मतलब है जैव विविधता में भी जहां बहुत ज्यादा जैव विविधता है, जैव विविधता में भी वैसा क्षेत्र जहां प्रचुर जैव विविधता है, बहुत ज्यादा जैव विविधता है, उस क्षेत्र को हॉट स्पॉट घोषित कर दिया जाता है। तप्त स्थल, हॉट मतलब तप्त, स्पॉट मतलब स्थल, तप्त स्थल घोषित कर दिया जाता। तो न्यून जैव विविधता नहीं, प्रचुर जैव विविधता वाले क्षेत्र जिनका संरक्षण अति आवश्यक है उसे हॉट स्पॉट घोषित कर दिया जाता है। हॉट स्पॉट शब्द कौन दिया है? हॉट स्पॉट शब्द कौन दिया है? नॉर्मन मायर्स। हॉट स्पॉट के हिंदी में बोलेगा तप्त स्थल। क्या बोलेगा? तप्त स्थल क्या बोलेगा? हॉट स्पॉट भारत में कुल कितना है? 4। भारत में पाए जाने वाला हॉट स्पॉट 4 है। कितना है?
4 है, या रखना पश्चिमी घाट, पश्चिमी पूरा पश्चिमी घाट, पूरा पश्चिमी घाट हॉट स्पॉट है, हॉट। और पश्चिमी घाट में भी सबसे ज्यादा हॉट स्पॉट तो साइलेंट वैली, साइलेंट वैली, साइलेंट वैली, शांत घाटी, मूक घाटी, जो केरल में, कहां पर है? केरल में, पता है ना? पश्चिमी घाट और याद रखना पश्चिमी घाट से बढ़ते हुए श्रीलंका तक चल जाता है। कहां तक चल जाता है? श्रीलंका तक चला जाता है। यह हॉट स्पॉट, हॉट स्पॉट, लेकिन भारत में है पश्चिमी घाट, भारत में है। याद रखना पूर्वी घाट हॉट स्पॉट नहीं है। ऑप्शन में देगा निम्नलिखित में कौन हॉट स्पॉट नहीं है? ऑप्शन देगा पूर्वी घाट, क्या दे देगा? पूर्वी घाट हॉट स्पॉट नहीं है। हिमालयन क्षेत्र, हिमालयन क्षेत्र, हिमालयन क्षेत्र हॉट स्पॉट है। और हिमालयन क्षेत्र में भी पूर्वोत्तर हिमालय, पूर्वोत्तर हिमालय काफी ज्यादा जैव विविधता वाला हॉट स्पॉट वाला क्षेत्र है। और तीसरा है इंडो बर्मा, इंडो बर्मा क्षेत्र, इंडो बर्मा क्षेत्र का मतलब हुआ पूर्वोत्तर राज वाला, पूर्वोत्तर राज। और पूरा म्यांमार, पूरा म्यांमार यानी बर्मा, म्यांमार यानी बर्मा, यह भी आपका हॉट स्पॉट क्षेत्र है। और चौथा है सुंडालैंड, क्या है? सुंडालैंड क्या है? इंडो बर्मा क्षेत्र में अंडमान भी आता है। इंडो बर्मा क्षेत्र में अंडमान निकोबार है ना, तो अंडमान भी आता है। और सुंडालैंड में निकोबार क्या आता है? सुंडालैंड में क्या आता है? निकोबार आता है। और भारत से अलग इंडोनेशिया भी आता है, मलेशिया भी आता है, ठीक है ना? किसमें? सुंडालैंड में, सुंडा। और भारत का निकोबार, भारत का निकोबार भी आता है। बोलेगा ये चारों में सबसे बड़ा हॉट स्पॉट कौन है? ये चारों में सबसे बड़ा हॉट स्पॉट कौन है? ये चारों में सबसे बड़ा हॉट स्पॉट इंडो बर्मा। कौन है? इंडो बर्मा कौन है? ये चारों में सबसे बड़ा, 4 ही भारत में हॉट स्पॉट है। सबसे बड़ा है इंडो बर्मा, इंडो बर्मा। और सबसे छोटा पश्चिमी घाट, सबसे छोटा पश्चिमी घाट, सबसे छोटा पश्चिमी घाट का क्षेत्रफल ज्यादा नहीं, लंबा ज्यादा है, क्षेत्रफल ज्यादा नहीं है। तो सबसे छोटा हॉट स्पॉट पश्चिमी घाट, सबसे बड़ा इंडो बर्मा। एनी प्रॉब्लम? बोलो नो। आगे बढ़े, जल्दी बताओ। हॉट स्पॉट होने के शर्त, मतलब किसी भी क्षेत्र को हॉट स्पॉट कब घोषित किया जा सकता है, उसके लिए शर्त क्या है? तो हॉट स्पॉट होने के शर्त में शामिल है, शर्त में शामिल है तो कम से कम उस क्षेत्र में 1500 अद्वितीय प्रजाति, अद्वितीय प्रजाति मतलब यूनिक प्रजाति, समान प्रजाति नहीं, यूनिक अलग प्रजाति, 1500 अद्वितीय प्रजाति होना चाहिए। तो संवहनी वनस्पति कितना प्रजाति? 1500 यूनिक प्रजाति होना चाहिए, तब वो स्थल हॉटस्पॉट में शामिल हो सकता है। और साथ ही साथ पौधे और जंतुओं के मूल प्राकृतिक आवास के कम से कम 70% भाग का 70% भाग का 6 आगे नहीं लिखा है। पौधे वो जंतुओं के मूल प्राकृतिक आवास के कम से कम 70% भाग का लगभग 6 हो चुका हो तो उसे हॉट स्पॉट घोषित कर दिया जाएगा। यानी ये काफी हॉट सेंसिटिव एरिया, इस पर ध्यान देना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। समझ आ गया है ना? चलो आगे बढ़ते, अगला ये रहा, दोनों हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। चलो नेक्स्ट अगला, वर्तमान में पढ़ा दिए। वर्तमान में भारत में कुल कितना जो है हॉट स्पॉट है? हॉट 4, कितना है? 4, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा, हिमालयन, सुंडालैंड, सुंडालैंड पढ़ा दिया है, पढ़ा दिया। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, यह सब तो कल वाला पिक्चर है, ठीक है? हाँ चलो यहाँ ध्यान दो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। भारत और उसके पड़ोसी देश में अवस्थित हॉट स्पॉट में शामिल है। भारत और उसके पड़ोसी देश में अवस्थित हॉट स्पॉट में शामिल है। हॉट स्पॉट में हम जानते हैं 4, कितना? 4 गो। इंडो बर्मा, इंडो, दूसरा सुंडालैंड,
और तीसरा हिमालयन और चौथा पश्चिमी घाट। ये चारों हॉटस्पॉट में शामिल है, जो भारत में भी है और भारत के अलग पड़ोसी देश जैसे बर्मा में, म्यांमार में चल जाता है, यह इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर में चला जाता है, यह श्रीलंका में चला जाता है और 4 गो हॉटस्पॉट है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। हॉटस्पॉट शब्द दिया नॉर्मन मेयर्स, नॉर्मन मेयर्स। जल्दी बोलो, धर धर बोलो। क्षेत्रफल के अनुसार निम्न में कौन सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है? तो सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है इंडो बर्मा, छोटा है पश्चिमी घाट। बताए थे ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। जल्दी बोलो, धर धर बोलो, लाइन वालो। क्षेत्रफल के अनुसार निम्न में से कौन सबसे छोटा हॉट स्पॉट है? हॉट पश्चिमी घाट, श्रीलंका, श्रीलंका तक चला जाता है। अभी बोले चंदे पूर्वी घाट हॉटस्पॉट नहीं है। कौन सा भारतीय क्षेत्र? सुंडालैंड हॉटस्पॉट का एक छोटा सा भाग है। सुंडालैंड में इंडोनेशिया भी है, सुंडालैंड में मलेशिया भी है, सुंडालैंड में सिंगापुर भी है, सुंडालैंड में ब्रुनेई भी है। तो भारत का कौन हिस्सा सुंडालैंड में आता है? बताए थे भारत का कौन हिस्सा सुंडालैंड में आता है? तो निकोबार द्वीप, निकोबार। अंडमान आता है किसमें? इंडो बर्मा में। अंडमान आता है किसमें? इंडो बर्मा में। बताए थे ना, याद रखना। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में कौन जैव विविधता हॉट स्पॉट है? गंगा मैदान, सुंदरबन, पूर्वी घाट नहीं, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। एनी प्रॉब्लम? बोलो नो, जल्दी बोलो, धर धर बोलो। अब आ गया बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व को ही बोलते हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। बायोस्फीयर रिजर्व को ही बोलते हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, आरक्षित क्षेत्र जो भारत में कुल अभी है 18। कितना है? 18। पहला था नीलगिरी, पहला है, पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी दर्जा मिला था। नीलगिरी को जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का दर्जा मिला था 1986 और नीलगिरी को यूनेस्को में शामिल किया गया था 2000 ईस्वी। 2018वां जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है पन्ना मध्य प्रदेश, पन्ना मध्य प्रदेश, पन्ना मध्य प्रदेश, पन्ना मध्य प्रदेश। और 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में यूनेस्को में शामिल है। तो वर्तमान में 13, वर्तमान में चूंकि 2025 में कोल्ड डेजर्ट यानी शीत मरुस्थल अर्थात ठंडी मरुस्थल जो हिमालय में हिमाचल प्रदेश में उसे भी यूनेस्को में शामिल कर लिया गया है। करंट में पढ़ाए थे इस सरकार यूनेस्को में शामिल 18 बायोस्फीयर रिजर्व में कितना है? 13। कितना है? 13। सबको बारी बारी पढ़ेंगे, टेंशन न लेना। 18 का 18 समा गया है ना। तो 20 का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व का नाम क्या है? तो वर्ल्ड का पहला बायोस्फीयर रिजर्व का नाम है ड्राई टार्टूगास बायोस्फीयर रिजर्व। ड्राई टार्टूगास बायोस्फीयर रिजर्व वर्ल्ड का पहला बायोस्फीयर रिजर्व का नाम क्या है? ड्राई टार्टूगास बायोस्फीयर रिजर्व। और ये कहाँ स्थित है? अमेरिका के फ्लोरिडा और भारत का है नीलगिरी। भारत का पहला है नीलगिरी और वर्ल्ड का पहला है ड्राई टार्टूगास बायोस्फीयर रिजर्व। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलो ना जल्दी बताओ, निम्नलिखित में कौन भारत प्रथम पढ़ा दी है? सरका बुक 60 में दे रहा है लग पटना में। हाँ 160 मैक्सिमम है। अब वो कम में भी थोड़ा कर सकता है, 5-10 रुपये कम, न तो नहीं भी कर सकता है बुक वाला। निम्न में से कौन भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है? बता दिए हैं नीलगिरी। नीलगिरी दर्जा 1986, दर्जा 1986 तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में इसका विस्तार है। क्या है? विस्तार है ना। अरे
और यूनेस्को में शामिल 2000 ईस्वी। चलो नया जल्दी बताओ, विश्व में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान, वर्ल्ड का पहला नेशनल पार्क, वर्ल्ड का पहला नेशनल पार्क, वर्ल्ड का पहला नेशनल पार्क, येलोस्टोन नेशनल पार्क, येलोस्टोन नेशनल पार्क। कहाँ? यूएसए। कहाँ पर है? यूएसए। कहाँ पर है? वर्ल्ड का पहला नेशनल पार्क येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएसए। कहाँ है? और सबसे बड़ा है ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क, ये कनाडा। कहाँ था? और भारत का पहला नेशनल पार्क कौन है? हाली नेशनल पार्क। दर्जा मिला 1936। वर्तमान फिर इसका नाम बदल करके रखा गया है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नेशनल। और वर्तमान में नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। और ये भारत का पहला टाइगर रिजर्व भी है। और सर्वाधिक टाइगर किस नेशनल पार्क में है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में ही है। तो विश्व का पहला नेशनल पार्क येलोस्टोन नेशनल पार्क। अमेरिका कहाँ पर है? अमेरिका नेक्स्ट येलोस्टोन नेशनल पार्क अवस्थित है संयुक्त अमेरिका नहीं। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कान्हा किसली मध्य प्रदेश, काजीरंगा असम, गिर गुजरात। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या है? हैली नेशनल पार्क। नया नाम क्या है? रामगंगा नेशनल पार्क। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। एच जिम मंडल आरक्षित या परिरक्षण क्षेत्र होता है। तो जिम मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होता है? बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? तो क्या ये घास स्थल है? जैव मंडल है, जीवों के मंडप, जहां पर पेड़ बफरिंग हो रहा है। अच्छा, बफरिंग अब कौन समस्या उत्पन्न होने लगा? अब पर डे बफरिंग होने लगा। ठीक हुआ? ऑनलाइन वालों बता जल्दी। झटका दिया होगा तो ठीक हो गया होगा। ठीक हुआ? जल्दी बोल लो। कृषि उत्पादन हट वहां कृषि किया जाएगा नहीं। वायुमंडलीय संतुलन, आनुवांशिक विविधता, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है जीव जंतुओं के बीच पाया जाने वाला आनुवांशिक रूप से विविधता। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। राइट। चलो यहां ध्यान दो, आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा, जल्दी बोलो। यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का शुरुआत हुआ था। यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का शुरुआत हुआ 1975 जब हुआ रामसर समझौता। रामसर समझौता भी कब हुआ? 1975। रामसर सम्मेलन 1971, रामसर सम्मेलन 1971, रामसर समझौता 1975। और यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का शुरुआत हुआ 1975। नीलगिरी को बायोस्फीयर का दर्जा 1986 पता है। नोकरेक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो नोकरेक कहां पर है? मेघालय। कहां पर है? मेघालय भारत में। जैव मंडल में गारो, खासी, जयंतिया,
मेघालय, मेघालय में है नोकरेक, मेघालय में है गारो, खासी, जंतिया, मेघालय, मेघालय में है नोकरेक, अगस्त मलाई, केरल, अगस्त मलाई, केरल, दिहांग दिबांग, अरुणाचल प्रदेश, दिहांग दिबांग, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल, नंदा देवी, उत्तराखंड, नंदा देवी, उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ए इज राइट। चलो नेक्स्ट जल्दी बताओ। नंदा देवी, उत्तराखंड, नंदा देवी, उत्तराखंड, नंदा देवी, उत्तराखंड, नंदा देवी, उत्तराखंड, नंदा देवी। जल्दी जल्दी निकलो इस सब में, ठीक है ना। अगस्त मलाई, केरल, अगस्त मलाई, केरल, अगस्त मलाई, केरल, अगस्त मलाई, केरल। तमिलनाडु में तुम लोग मार रहा था, केरल ना रहे तो तमिलनाडु में जाएगा, तमिलनाडु में थोड़ा विस्तार है, लेकिन अगस्त मलाई, केरल, अगस्त मलाई, केरल, अगस्त मलाई, केरल। मिलान करो। नीलगिरी को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा 1986, 1941। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर यानी नंदा देवी, नंदा देवी को दर्जा 1900, नंदा देवी को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा 1988। सुंदरबन को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा 1989। कंचनजंगा को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा 2000 SP 2000। कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। जय मंडा अच्छी छत है, 18 का 18 याद होना चाहिए और हम कई बार याद करवाए चले। जिसमें कोल्ड डेजर्ट कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। ठंडा मरुस्थल कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। यानी शीत मरुस्थल कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। नंदा देवी कहाँ पर है? उत्तराखंड। नंदा देवी कहाँ पर है? उत्तराखंड। कंचनजंगा कहाँ पर है? सिक्किम। कंचनजंगा कहाँ पर है? सिक्किम। और दिहांग दिबांग कहाँ है? अरुणाचल। दिहांग दिबांग कहाँ है? अरुणाचल। डिब्रू सखोवा असम। डिब्रू सखोवा असम। मानस कहाँ है? असम। मानस कहाँ है? असम। नोकरेक कहाँ है? मेघालय। सुंदरबन कहाँ है? पश्चिम बंगाल। सिमली पार कहाँ पर है? ओडिशा। अचानक मार छत्तीसगढ़ और अमरकंटक दोनों साथ मिलाकर, अमरकंटक से पश्चिम मध्य प्रदेश में है, लेकिन अचानक मार और अमरकंटक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, मुख्य रूप से छत्तीसगढ़। सेसलम आंध्र प्रदेश। सेसलम आंध्र प्रदेश। सेसलम आंध्र प्रदेश। गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु। गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु। अगस्त मलाई केरल। अगस्त मलाई केरल। नीलगिरी तमिलनाडु। केरल कर्नाटक। तमिलनाडु केरल कर्नाटक। मुख्य रूप से तमिलनाडु। और पंचमलाई मध्य प्रदेश। पंचमलाई ने पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। पन्ना मध्य प्रदेश। पन्ना मध्य प्रदेश। ग्रेट रन ऑफ कच्छ गुजरात या रन ऑफ कच्छ गुजरात। रन ऑफ कच्छ गुजरात। सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ पता है ना? यह था बायोस्फीयर रिजर्व। इसका ट्रिक बताए थे, कुछ याद आ रहा है? बायोस्फीयर 18 के 18 बायोस्फीयर रिजर्व का ट्रिक हम बताए थे, कुछ याद आ रहा है? वो दिन दूसरा था और ये दिन दूसरा, और ये कई बार याद करवाया गया था। कुछ याद आ रहा है? अभी जस्ट एकदम याद कर लेना है, नहीं तो नाना नाराज हो जाएगी। समझ गया है ना? तो बोलना है 18 के बायोस्फीयर रिजर्व, वो भी क्रम से दर्जा दिया गया है। क्या है? नाना ने गुमसुम साड़ी दीपक आरती को सौंपी। कौन साड़ी? गुमसुम साड़ी। गुमसुम कौन दिया? नाना। किसे दिया? दीपक आरती। दीपक और आरती को। समा गया ना? कौन साड़ी दिया है? गुमसुम साड़ी। न बोला मरून कलर सरिया। मरून कलर सरिया नहीं, गुमसुम साड़ी। गुमसुम। नाना ने गुमसुम साड़ी दीपक आरती को सौंपी। समा गया है। इसी में 18 का 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। 9 से
पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी, दर्जा 1986। दूसरा नाम से नंदा देवी, दर्जा 1988। और दूसरे से नौकरक मेघालय, दर्जा 1988। गु से ग्रेट निकोबार, दर्जा 1989। मौ से मन्नार की खाड़ी, दर्जा 1989। सू से सुंदरबन 1989। मौ से मानस असम, मानस, दर्जा 1989। यानी पूरा गुमसुम को दर्जा 1989। पूरा गुमसुम को दर्जा 1989। नया दिवारे नीलगिरी 86, नंदा देवी 88, नौकरक 88 और पूरा गुमसुम 89। साड़ी से सिमलीपाल, सा से सिमलीपाल उड़ीसा, दर्जा 1994। डी से देवरी साखोबा, कहां पर है? असम में, दर्जा 1997, दर्जा 1900। और डी से ध्यान दिबांग अरुणाचल प्रदेश, दर्जा 1998। पो से पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, दर्जा 1999। को से कंचनजंगा सिक्किम, दर्जा 2000 ईस्वी, 2000। यानी यहां से डिब्रू सखोबा 97, दिहांग दिबांग 98, पंचमढ़ी 99, कंचनजंगा 2000, अगस्त मलाई 2001, 2000, 97, 98, 99, 2000, 2001, 97, 98, 99, 2000, 2001। 97 से कौन शुरू हो रहा है? डिब्रू सखोबा 1997, दिहांग दिबांग 1998, पंचमढ़ी 1999, कंचनजंगा 2000, एसपी अगस्त मलाई 2001, अगस्त मलाई केरल, अगस्त मलाई केरल। और छोटकी ए से अचानक मार, अचानक। और इसी के साथ अमरकंटक, इसी साथ अमरकंटक छत्तीसगढ़ 36, अचानक अमरकंटक छत्तीसगढ़। कुछ चमल पड़े, कुछ सा मध्य प्रदेश में। छोटी आर से रन ऑफ कच्छ, गुजरात, रन ऑफ कच्छ। और सबसे बड़ा जय मंडा रक्षित क्षेत्र रन ऑफ कच्छ, दर्जा 2008। TI से ठंडी मरुस्थल या शीत मरुस्थल या कोल्ड डेजर्ट, दर्जा 2009। हिमाचल प्रदेश में सबसे उत्तर में बायोस्फीयर रिजर्व ठंडा मरुस्थल हिमाचल प्रदेश में अको है। साइलेंट 100 से सैसलम, दर्जा 2010 में। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में अपो से पन्ना मध्य प्रदेश में, दर्जा 2011, दर्जा 2011 या 18 का 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। क्रम से क्या था? पहला नीलगिरी का दर्जा 1986, 18 बायोस्फीयर रिजर्व में। वर्तमान में 13 बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के विरासत में शामिल है। और पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो यूनेस्को के विरासत में शामिल है नीलगिरी। और नीलगिरी को यूनेस्को में शामिल किया गया 2000 ईस्वी, 2000 ईस्वी। और तेरहवां बायोस्फीयर रिजर्व जिसे यूनेस्को के विरासत में शामिल किया गया हुआ है ठंडी मरुस्थल 2025 में। 2025 में अब क्वेश्चन पूछ देता है कौन जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है? ये 18 है। अब पूछ देगा कौन जयमंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को में शामिल है? तो तेरे का नाम याद रखना है। और ये क्वेश्चन जो है ये काफी अपने आप में जयमंडल आरक्षित क्षेत्र इंपोर्टेंट हो जाता है। इस बार खड़ी दरोगा में फर्स्ट शिफ्ट में 2 क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन। पिछला दरोगा में भी फर्स्ट शिफ्ट में 1 क्वेश्चन था। सबसे उत्तर में जयमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन है? ठंडी मरुस्थल। अब ये आपका यूनेस्को में शामिल है। यूनेस्को में शामिल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 दिखाई दे रहा है। पहला नीलगिरी शामिल हुआ 2000 ईस्वी। दूसरा सुंदरबन शामिल हुआ 2001। तीसरा गल्फ ऑफ मन्नार शामिल हुआ
एक चौथा नंदा देवी शामिल हुआ 2004। पांचवा नोकरेक मेघालय 9 से नोकरेक 9 से 9 सिमलीपाल उड़ीसा 2009। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश 2009। तो नोकरेक 9 सिमलीपाल 9 पंचमढ़ी 9 अचानक मार अमरकंटक छत्तीसगढ़ में 2012 में यूनेस्को में शामिल हुआ। ग्रेट निकोबार 2013 में यूनेस्को में शामिल हुआ। अगस्तमलाई केरल शामिल हुआ 2016। कंचनजंगा सिक्किम शामिल हुआ 2018। पन्ना मध्य प्रदेश शामिल हुआ 2020। कोल्ड डेजर्ट शामिल हुआ 2025। करंट में ये इंपोर्टेंट ऐसे इंपोर्टेंट आपका ये वाला कंचनजंगा 2018 नंदा देवी 2004 नीलगिरी 2000 ईस्वी 2000 ईस्वी। ये सब इंपोर्टेंट है, सब यार हो गया, ये सब यार होना चाहिए। चलो हम मिलान करो, खुद धर मिलान करो। आज लग रहा है यहीं तक करके छोड़ दीजिएगा क्या सर? पढ़न बैला का कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुमको पता है? कभी जिंदगी में पढ़ा है? यह काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा टॉपिक है लेकिन परीक्षा दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जहां इंपॉर्टेंट है हमको पता है, ठीक है ना, वहां टाइम अवेलेबल करेंगे तो पक्का एल है। क्वेश्चन कितना लगाया उससे मतलब नहीं है, जहां इंपॉर्टेंट वहां टाइम दो। चलो नोकरेक मेघालय मानस असम ध्यान दीवान अनाज अगस्तमलाई केरल। अपना मिलान कर लेना, अपना मिलान कर लेना, खुद समा गया है ना। चलो सिमलीपाल उड़ीसा, सिमलीपाल उड़ीसा ध्यान दीवान अरुणाचल नोकरेक मेघालय कोल्ड डेजर्ट हिमाचल। मिलान कर लेना, मिलान कर लेना। अरे बैला जब तोरा ये आ रही एक की मतलब है, ये तो कोई भी देगा मिलान कर लेगा। चलो अगला सिमलीपाल उड़ीसा पंचमढ़ी मध्य प्रदेश नंदा देवी उत्तराखंड नोकरेक मेघालय। मिलान में कहीं रहे पता तो रहा है ना, पता ना है। चलो नेक्स्ट जल्दी। निम्नलिखित में कौन सा वाजपेयी संरक्षण हेतु स्वस्थान पद्धति नहीं है? तो स्वस्थान पद्धति नहीं है, अभी बता दिया। प्राकृतिक आवास नहीं है तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व ये प्राकृतिक आवास है। वन प्राणी अभ्यारण्य, वन जीव अभ्यारण्य है ना, प्राकृतिक आवास है। नेशनल पार्क प्राकृतिक आवास है। बॉटनिकल गार्डन, वनस्पति गार्डन, औषधि गार्डन ये मनुष्य द्वारा बनाया जा रहा गार्डन मनुष्य द्वारा बनता है। और गार्डन जो बताए थे, पार्क बताए थे, ये कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, पढ़ाए थे। यह प्राकृतिक नहीं है, इसलिए स्वस्थाने नहीं बल्कि पर स्थाने पर स्थाने में शामिल हो जाएगा। निम्नलिखित में स्वस्थाने संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है, स्वस्थाने का उदाहरण नहीं है, यानी पर स्थाने पर। तो जैव मंडल है, राष्ट्रीय उद्यान है, उपवन, पवित्र उत्पन्न, वनस्पति बाग। अब ये भी नहीं था, वनस्पति बाग मतलब बोटनिकल गार्डन, बोटनिकल ये भी नहीं था। और यहाँ उपवन दे दिया, जंगल अगर इसको समझती है, पवित्र जंगल ये है, पढ़ाए था आगे कुछ याद आ रहा है? अरे वन मतलब जंगल नहीं पढ़ाए थे, ये था कुछ समय पहले पढ़ाए थे। ये जंगल प्राकृतिक आवास है, लेकिन इसमें अभी पढ़ाए थे। वनस्पति बाग बोटनिकल गार्डन ये नहीं था, तो ये आंसर दिया हुआ, लेकिन ये मारना है, समझ गया? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट। निम्नलिखित में से क्रायो बैंक XC2 संरक्षण, XC2 मतलब बाहर, स्थान पर संरक्षण के लिए कौन सी गैस समानता प्रयोग? नाइट्रोजन। XC2 के संरक्षण के लिए कौन गैस? नाइट्रोजन। पर स्थाने के लिए नाइट्रोजन। जैव विविधता पर हुआ ऐतिहासिक कन्वेंशन अर्थ समिट 1992 जिसे पहला पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है, जो ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुआ था। इसी को रियो सम्मेलन कहा जाता है। इसी एजेंडा 21 पेश किया गया।
एजेंडा 21 यानी 21वीं सदी में क्या करना है वो पेश किया गया और इसमें लक्ष्य लिया सतत विकास का। तो ये कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर फिर 2000 फिर 5 वर्ष बाद 1997 में रियो प्लस 5 हुआ था। कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था आपका जोहान्सबर्ग में, न्यूयॉर्क। कहाँ हुआ था? यूएसए, न्यूयॉर्क यूएसए। फिर हुआ रियो प्लस 10 2000 जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका। समझा रहे बंदर? इसका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जब विविधता दिवस 22 मई जब विविधता दिवस 22 मई बायोडायवर्सिटी दिवस 22 मई बिहार दिवस 22 मार्च जल दिवस 22 मार्च पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल जब विविधता दिवस 22 मई गणित दिवस 22 दिसंबर गणित दिवस 22 दिसंबर। सब याद है ना? चलो नेक्स्ट जल्दी बोलो। टुमारोज बायोडायवर्सिटी पुस्तक लेखक या लेखिका काफी इंपोर्टेंट है। टुमारोज बायोडायवर्सिटी का लेखिका है वंदना सीमा। टुमारोज बायोडायवर्सिटी लेखक कौन है? वंदना टुमारोज बायोडायवर्सिटी लेखक कौन है? वंदना। और यह भी हम बताए थे 1992 के प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुआ था, उसी में एजेंडा 21 पेश किया गया था और उससे सतत विकास पर जोर दिया गया था। बताए थे अभी नहीं बोले थे बंदर? अरे बोले थे रे। रामसर सम्मेलन संबंधित है। ये कौन नहीं जानता है? ये जो नहीं जानता है कुछ नहीं जानता, नहीं आता है। रामसर सम्मेलन पहली बार 2 फरवरी 1971 ईरान के रामसर शहर में हुआ था। क्यों हुआ था? आज भूमि के संरक्षण के लिए, वेटलैंड भूमि को संरक्षण के लिए, इसलिए आज भूमि दिवस 2 फरवरी, वेटलैंड दिवस 2 फरवरी। पता है ना? और वर्तमान में भारत में कुल रामसर साइट है 99 है। शेखा झील अलीगढ़ यूपी। शेखा झील अलीगढ़ यूपी पता है ना? अब सर्वाधिक तमिलनाडु बिहार में 6 रामसर साइट है। बिहार का पहला रामसर साइट कांवर झील बेगूसराय, दूसरा नागी, तीसरा नकटी कहां पर? जम्मू, चौथा उदयपुर जलाशय पश्चिमी चंपारण, 5वां गोकुल झील बक्सर कहां पर? और लास्ट छठा तो गोगाबिल झील कटिहार। पता है ना? ऑप्शन नंबर डी। और यह सब अक्सर पढ़ाते रहते हैं। चलो नेक्स्ट। आज भूमि दिवस 2 फरवरी। 2 निम्नलिखित में से हमारे देश का कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल कहलाता है? तो थर्मोस्थल, पूर्वी घाट, दक्षिण पठान पश्चिमी घाट, हिमालयन क्षेत्र, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंडालैंड। पढ़ाए थे। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ये सब काफी इंपोर्टेंट है। निम्नलिखित में कौन सा भारत का विश्व स्तर पर हॉट स्पॉट नहीं है? हिमालय है, सुंडालैंड है, पश्चिमी घाट है, नारो हिल्स नहीं है। पर्यावरणीय मुद्दा और समस्या का प्रबंधन, पर्यावरणीय मुद्दे और समस्याएं और उनका प्रबंधन एवं समाधान अगला चैप्टर है ना है। तो जो अभी तुम लोग पढ़ रहा है इसको हल्का में नहीं लो। भले हल्का लग रहा है पढ़ने में, लेकिन ये सभी परीक्षा के दृष्टि से
बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट समझ आ गया है ना, समझा बंदर। इसीलिए हम जो है ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी छोड़ के पहले इधर आ गए, ठीक है ना, क्योंकि यह सभी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट अपने आप में रखता है और सब कुछ आप लोग क्लास में याद हो जाता है, सिर्फ रिविजन अपना टाइम के अनुसार कर लेना है। चलो अगला टॉपिक क्या है, पर्यावरण मुद्दे समस्याएं और उनका प्रबंधन और समाधान। तैयार है? चलो पहला क्वेश्चन ये रहा, यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की मेकिंग पीस विद नेचर, मेकिंग पीस विद नेचर, विश नेचर के साथ शांति बनाए रखना, मेकिंग पीस विद नेचर रिपोर्ट 2021 में उल्लेखित पृथ्वी ग्रह के लिए 3 बड़े संकट थे ना, ट्रिपल प्लेनेटरी क्राइसिस, पृथ्वी ग्रह के लिए 3 बड़ा क्राइसिस थे ना, ट्रिपल प्लेनेटरी क्राइसिस में शामिल नहीं है, प्रदूषण शामिल है, प्रदूषण सबसे ज्यादा फैल रहा है और वर्तमान में सबसे प्रदूषित देश पाकिस्तान, पाकिस्तान। तब हाथ लग खुश हो जाएगा, बेटा तुम भी पीछे में ना बहुत आगे ना उखड़े उखड़े पीछे लग गल है, ठीक है ना, तो खुश ना हो जाओ। जैव विविधता ह्रास, हाँ यह भी ह्रास एक प्रमुख समस्या है। जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ा समस्या तो यही है। वृक्षारोपण अच्छी बात है, यह समस्या नहीं है, समस्या क्राइसिस नहीं है, क्राइसिस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, डी इज राइट। चलो बताओ, किसी स्थान या क्षेत्र में ऋतु के दरम्यान औसत मौसम परिवर्तन, मौसम औसत मौसम एवरेज मौसम, किसी स्थान या क्षेत्र में ऋतु का एवरेज परिवर्तन, औसत परिवर्तन, औसत मतलब एक आध 2 दिन का नहीं होता है, औसत एक लंबा टाइम का होता है, लगभग 50 से 50 से किसी स्थान में लगभग 50 या 60 साल में जब मौसम में परिवर्तन होता है उसे होता है जलवायु, क्या बोलते हैं, तो औसत मौसम परिवर्तन को जलवायु, औसत मौसम परिवर्तन को जलवायु, औसत मौसम परिवर्तन को जलवायु। मौसम क्या होता है, मौसम जो है वो पर डे बदलते रहता है ना, पर डे बदलते रहता है, वो 1 दिन में बदल सकता है, 2 दिन में बदल सकता है या सप्ताह भर में बदल सकता है, वह मौसम क्या है। इसलिए गाना निकला, मौसम की तरह तुम तो बदल नहीं जाओगे, बदल नहीं जाओगी, यानी दिन दोपहरिये में बदल जाओगी, है ना, 1 के 2 दिन में नहीं बदल जाओगी, सप्ताह भर में नहीं बदल जाओगी। तो तुम बोलना जलवायु है, कौन चीज है, जलवायु है, हम जल्दी नहीं बदलेंगे, बदलते बदलते 50 से 60 साल लग जाएगा तो तब बुढ़ारी आ जाएगा, ठीक है ना, समझ गया। तो जलवायु क्या, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट जल्दी बोलो, जलवायु परिवर्तन का आयस है। तो दैनिक तो मौसम होता है, दैनिक वर्षा ये मौसम है, दैनिक आर्द्रता ये मौसम है, लेकिन तापमान व मौसम ढांचे में हुआ दीर्घकालिक परिवर्तन, इसी बोलते हैं क्या, जलवायु, क्या बोलते हैं, जलवायु। समझा बंदर, समझ गया है। चलो जलवायु परिवर्तन का कारण है, बहुत सारा कारण है, कारण कोई एक थोड़े होता है, बहुत सारा कारण होता है, जिसमें मानव जनित कारण भी है ना, जिसमें प्राकृतिक कारण भी है, यानी ए और बी, ए और मानव प्रदूषण बहुत ज्यादा फैला रहा है जिससे गर्मी बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहा है ना, प्राकृतिक कारण में ग्लेशियर पिघल रहा है, तो दोनों कारण है। चलो नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन का सर्वप्रमुख कारण क्या है, जलवायु परिवर्तन प्रदूषण कौन फैलाता है, झाड़ी पौधा, सबसे ज्यादा मनुष्य, जितना भी तांडव हो रहा है सबके लिए जिम्मेदार यही है, मनुष्य कौन है ना, अरे तुम ही लोग बैला, तुम ही लोग ना है। हाँ चलो नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन के मानव जनित कृतियों में शामिल नहीं है, मानव जनित कृत्य में क्या शामिल नहीं है, इसमें कौन है जो मानव द्वारा नहीं किया जाता है, जीवाश्म ईंधन का उपयोग, हाँ कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यह जीवाश्म ईंधन है, इसका उपयोग मानव करता है और CO2 इसलिए निकलता है। मीथेन का उत्सर्जन हाँ मानव करता है,
गोबर गैस मीथेन, धान गैस मीथेन, कोयला खदान मीथेन, प्राकृतिक गैस मीथेन, बायोगैस मीथेन, गाय के जुआरी में मीथेन, दलदल में मीथेन, कीचड़ में मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन मानव करता है ना। पहले जो है एसी में सीएफसी पहले जो था वो आपका फ्रिज में सीएफसी निकलता था, यह सभी मानव जनित है। परंतु सूर्य के तीव्रता में परिवर्तन ये मानव नहीं तो मानव जनित में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, डी इज राइट। चलो नेक्स्ट जल्दी बोलो, धर धर बोलो, धर धर बोलो। जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक कारणों में शामिल नहीं है, अवरी मानव जनित नहीं, अवरी प्राकृतिक में शामिल नहीं है, यानी प्राकृतिक में शामिल नहीं यानी मानव जनित है। मानव प्राकृतिक नहीं है यानी क्या है, मानव जनित है। मानव यह प्राकृतिक, यह ज्वालामुखी उद्भेदन अपने आप होता है प्राकृतिक। महासागरीय धाराओं के परिसंचरण परिवर्तन, तो महासागरीय धारा जो परिवर्तन हो रहा है क्या हम लोग कर रहे हैं, प्राकृतिक। नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो कोई भी गैस का उत्सर्जन हो रहा है तो उसके लिए हम लोग जिम्मेदार है, चाहे CO2 उत्सर्जन हो, मीथेन उत्सर्जन हो, CFC उत्सर्जन हो या नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जन हो, यह सभी के लिए हम लोग जिम्मेदार हैं। यानी इसके लिए मानव है, क्या है, मानव जिम्मेदार। और यह तीनों क्या है, प्राकृतिक। समझ गया ना, प्राकृतिक नहीं तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। चलो नेक्स्ट जल्दी बोलो, धर धर बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। आज सेट जब करवाएंगे तो बताएंगे सेट स्कोर कितना है, सब लोग जान जाएगा यूट्यूब पर, ठीक है ना। सेट के अनुसार अलग अलग हो जाता है, सेट 1 सेट 2, ठीक है ना। चलो यहां ध्यान दो, एक ग्रीन हाउस होता है, एक ग्रीन हाउस होता है, ग्रीन हाउस गैस, है ना, यह तापमान को बढ़ाने वाला गैस है। वैसा गैस जो तापमान को बढ़ा दे उसे ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, हरित गृह प्रभाव कहा जाता है। और हम जानते हैं कि शीशा में भी शीशा घर अगर बना देगा तो उसमें सूर्य प्रकाश का उष्मा आएगा लेकिन निकल नहीं पाएगा, यानी यह भी तापमान को बढ़ा देता है। यानी जो है ये भी, और इसके ठंडा क्षेत्र में तापमान बहुत कम होता है तो वहां पर फल सब्जियां उत्पादन करना जो है मुश्किल हो जाता है, उतना ठंडी इलाका में फल सब्जी सर्वाइव नहीं कर पाता है, तो वहां बनाता है शीशा घर। क्या बनाता है, और शीशा घर बना देता है तो सूर्य का प्रकाश अंदर आता है, उष्मा अंदर आता है, तो अंदर आने बाद फिर बाहर निकलना चाहता है तो वह उष्मा बाहर नहीं निकल पाता है और अंदर तापमान बढ़ जाता है और अंदर जो है फसल हो जाता है, फल सब्जी हो जाता और अंदर ग्रीन हो जाता है। इसलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी तापमान बढ़ाकर ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा किया गया है। तो शीशे से बना घर जो सूर्य के प्रकाश को अंदर तो आने देता है परंतु उसमें बाहर जाने नहीं देता है, यही है ग्रीन हाउस। ग्रीन गैस ना बड़ा, केवल ग्रीन हाउस। और ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब जो तापमान को बढ़ा दे उसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता। और ग्रीन हाउस गैस के सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, CO2 कौन है। ग्रीन हाउस की तुलना की जा सकती है, तो ग्रीन हाउस की तुलना किससे किया जाएगा, जमीन पर उगा पेड़ से, चारगाह में चढ़ते हुए जानवर से, बगीचा में टहलते हुए आदमी से, धूप में पार किया कार से। हाँ, कार भी क्या है, शीशा लगा होता है और धूप में रखा हुआ है तो उसमें भी प्रकाश अंदर जाएगा और निकल जल्दी नहीं पाएगा, इसलिए धूप में जब गाड़ी लगा रहेगा शीशा लगा लेना, उसमें घुस जाना, उसका एक घंटा में देखना पता चल जाएगा, 1 घंटा के अंदर तुम भी सीज जाएगा, समझ गया है, उसी में जो है घुलट जाएगा, समझ गया है। तुरंत जो है खतरनाक गर्म जो है अंदर में गर्मी पैदा हो जाता है और गैस बन जाता है, ठीक है ना। और लंबा टाइम तक अगर दरवाजा खिड़की बंद है और धूप में रखा हुआ है और गाड़ी का दरवाजा बंद है, खिड़की बंद है तो खिड़की भी फूट सकता है, चूंकि अंदर जो गैस वो फैलना चाहेगा और खिड़की को भी तोड़ देगा। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट जल्दी बताओ, ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना कौन दिया है। तो ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना जोसेफ फॉरियर। शीशा फूट जाएगा, फॉरियर। अरे ग्रीन हाउस से शीशा फूट जाएगा, इसलिए
फॉरियर जोसेफ, फॉरियर जोसेफ, फॉरियर जोसेफ। ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन है? CO2 कौन है? फिर है CS4 कौन है? फिर है CFC कौन है? फिर है नाइट्रस ऑक्साइड नाइट्रस, फिर है ओजोन, फिर है जलवाष्प। क्या है? याद रखना, यह सभी ग्रीन हाउस गैस है। यह सभी क्या है? ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस यानी तापमान बढ़ाने वाला। तापमान, ग्रीन हाउस गैस का मतलब ही होता है तापमान बढ़ाने वाला। और सबसे प्रमुख कौन है? ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज्यादा उत्तरदायी कौन है? CO2। दूसरा सर्वाधिक उत्तरदायी CH4। तीसरा सर्वाधिक उत्तरदायी CFC। चौथा सर्वाधिक उत्तरदायी N2O, N2। उसके बाद यह सब क्रम भी पूछ लेता है, याद रखना, क्रम भी पूछ लेता है। हरितगृह प्रभाव का अर्थ क्या है? हरितगृह प्रभाव का अर्थ है ना, वायुमंडल में है ग्रीन हाउस गैस। हमारा जो वायुमंडल है ना, वो उसमें जब ग्रीन हाउस गैस के घनीकरण है, यानी ग्रीन हाउस गैस उसे पाया जाता है, और पाया जाता है तो ये सूर्य के प्रकाश को तो आने देगा, उसमें आने देगा, लेकिन जाने जल्दी नहीं देता है, जिससे हम लोग का जो है पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है। अभी देखो तो 40 के आसपास हो जाता है। इसका कारण है ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस तो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस के घनीकरण के कारण वायुमंडल का तापमान बढ़ना, यही आपका हरितगृह प्रभाव, हरितगृह प्रभाव है, हरितगृह प्रभाव है। समझा बंदर? शीशे के मकानों में खाद्य फसलों का उत्पादन, यह खाली हरित प्रभाव, हरितगृह है। यह केवल हरितगृह है, हरितगृह है, ग्रीन हाउस है। प्रभाव में पूरा पृथ्वी आएगा, प्रभाव में पूरा वायुमंडल द्वारा पूरे पृथ्वी, पूरे। इसलिए ग्रीन हाउस गैस को पृथ्वी का कंबल, पृथ्वी का कंबल कहा जाता है, यानी पूरा पृथ्वी को कंबल के रूप में गर्मी प्रदान कर रहा है। अगर मान लो पृथ्वी पर अगर मान लो ग्रीन हाउस गैस को हटा दे, तब क्या होगा? अभी 40 डिग्री सेल्सियस है ना, 40 डिग्री सेल्सियस अभी लगभग होता है, तुरंत जो है पृथ्वी का टेम्परेचर हो जाएगा -18 डिग्री सेल्सियस से भी कम। समझ रहा है? और ग्रीन हाउस गैस नहीं रहे, CO2 हटा दो, CH4 मीथेन हटा दो, CFC हटा दो, N2O हटा दो, यह सभी हटक जाएगा, यानी पृथ्वी का कंबल हटक गया, पृथ्वी का कंबल हटक गया। पृथ्वी टेम्परेचर जो है औसत तापमान लगभग -18 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम हो सकता है। अब बताओ जिंदा रहेगा? जिंदा रहेगा? अरे फिर आ जाएगा हिमयुग। क्या आ जाएगा? हिमयुग आ जाएगा, पूरा पृथ्वी बर्फ से ढक जाएगा, और तुम लोग जो है ना बर्फी बन जाएगा, ना बन जाएगा, आइस गोला बन जाएगा। समझ गए बंदर? तो जो भी नेचुरल डिजाइन किया है वो काफी जरूरी है। पृथ्वी वायुमंडल में उपस्थित ग्रीन हाउस गैस का काम है। ग्रीन हाउस गैस का काम क्या है? तो सूर्य से आने वाला दृश्य प्रकाश को पृथ्वी की सतह पर आने देता है, और पृथ्वी सतह से अंतरिक्ष की ओर जाने वाला विकिरण को अवशोषित कर लेता है, उसे रिटर्न होने नहीं देता। जैसे उष्मा आया, चलो आ जाओ, ठीक है ना, बुलाती है लेकिन आने का नहीं, लेकिन आ गया, अब जाने का नहीं, जाने का यानी लौटने नहीं देता है, जिससे पृथ्वी टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर यही होगा। सूर्य से आने वाले दृश्य प्रकाश की पृथ्वी की सतह पर ना आने देना, ना आने देता है, जाने जल्दी नहीं देता है। जाने जैसे जाएगा फिर कहेगा आओ इधर, टंगरी खींच लेगा। समझ गया है ना? चलो ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी वायुमंडल किसके द्वारा गर्म होता है? तो ग्रीन हाउस गैस के द्वारा। बताएंगे? चलो नेक्स्ट जल्दी बताओ। यदि पृथ्वी के वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस मौजूद न हो तो पृथ्वी की सतह का औसत तापमान हो जाएगा -18 डिग्री सेल्सियस से भी कम, यानी -18 डिग्री सेल्सियस से -20 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। चलो अगला बताए थे अभी कि सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस में CO2 क्या है? 60%, 60। दूसरा सर्वाधिक है मीथेन, दूसरा सर्वाधिक है मीथेन तो 20%। तीसरा सर्वाधिक है CFC
14%, 14%। बगुल भाई इधर भाई, पहला दिन ऐबे किया है, इधर हो तुम। कहाँ था रात भर? खड़ा हो। अरे न अरे कहाँ था रात भर? किधर था? कितना बजे सोता था? मैथ पूरा करके गया था? मैथ क्लास चला था 1:30 बजे तक चला था। 1:30 बजे तक चला था, पूरा किया था। 12:30 जब गया तो यहाँ पर की ऐसे करके सुतल है। बगुले है, आराम में सुते जगह ना हल कि यहाँ सुतबो आराम सुते जगह ना हलो, वहां मजा ना आवो हलो। यहाँ बड़ी मजा आई तब क्लास सुते में। पहला दिन छोड़ दिए, मार के घोल्टा देंगे बकलोल का ही का। यहाँ ध्यान दे तो। और बताया तो सर्वाधिक प्रभाव है चौथा, नाइट्रस ऑक्साइड। तो CO2 60% प्रभाव, CH4 20% प्रभाव, CFC 6% प्रभाव और नाइट्रस ऑक्साइड 6% प्रभाव। 1 2 3 4, 1 2 3 4। चलो अब क्रम क्या बोला है? क्रम बोला है ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने वाले निम्नलिखित का घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम। तो सर्वाधिक प्रभाव किसका है? CO2 सबसे ज्यादा यही हो गया है। दूसरा सर्वाधिक प्रभाव किसका है? CH4 तो दूसरा यही हो गया है। तीसरा सर्वाधिक प्रभाव किसका है? CFC और चौथा NTO घट रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर शायद अपना बुक में जो है यहाँ गलत दे दिया, चिन्ह गलत है। बुक में चिन्ह गलत है रे। बुक में चिन्ह यहाँ ऐसे दे दिया है, यानी इसको ज्यादा कर दिया, ज्यादा थोड़े, ज्यादा ई है ना। तो मुँह इधर खुलना चाहिए, गलत ना किया हुआ है, बुक में गलत है, सुधार लेना। मुँह इधर कर लेना, समा गया है ना। ऐसे जब AI का यूज करेगा तो अपने आप सुधार देगा। ये AI का यूज किया गया इसलिए अपने आप सुधार दिया हो। AI उतना होशियार है, समा गया है, समा गया। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ए इज राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। इनमें से कौन हरित गैस नहीं है? अभी पढ़ाए थे CO2 है, CH4 है, CFC है, N2O है, ओजोन भी है, जलवाष्प भी है। इनमें से कोई नहीं, कोई गैस नहीं है, तो सब है, यानी चारों ऑप्शन में से कोई नहीं होगा, कोई नहीं। ई मत समझने कोई ग्रीन हाउस गैस सेवन नहीं करता है, समझ गया? तो समझता कोई ग्रीन हाउस गैस सेवन करता है। बोला इनमें से कौन हरित गैस नहीं है? तो सबे है, सबे, यानी चारों ऑप्शन में से कोई नहीं होगा, यानी चारों में से कोई नहीं। समझा बंदर? चलो आगे नेक्स्ट जल्दी। निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो CO2 है, CO2 है, मीथेन है, प्रोपेन नहीं है, प्रोपेन नहीं है, बताए थे। निम्नलिखित में से कौन हरित गैस नहीं है? हरित गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन भी है, नाइट्रोक्साइड भी है, नाइट्रोजन नहीं, N2O नाइट्रोक्साइड हंसाने वाला गैस, लाफिंग गैस है। ध्यान ऐसी याद रखना, ऐसी याद रखना। अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा, एसिड रेन, एसिड, SO2, NO2, N2O नहीं, N2O नाइट्रस ऑक्साइड है, हंसाने वाला गैस है। ये आपका जो है ग्रीन हाउस गैस है। SO2 प्लस NO2 ये आपका क्या है? तो एसिड रेन कराता है। SO2 से बन जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या बन जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल। और NO2 से बन जाएगा नाइट्रिक अम्ल। और ये अम्ल वर्षा कराता है, जो ताजमहल के लिए कुष्ठ रोग के काम करता है, पता है? निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, नाइट्रोक्साइड है, हाइड्रोजन नहीं है। कोई दिक्कत है? ग्रीन हाउस गैस में बढ़ोतरी का परिणाम होता है। ग्रीन हाउस गैस बढ़ेगा तो पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड का जमाव। हाँ, ग्रीन हाउस गैस मतलब सर्वाधिक CO2, सर्वाधिक CO2 आपने पौधा क्या लेता है? CO2 जमाव हो जाएगा। वैश्विक तापमान, हाँ तापमान ग्रीन हाउस गैस का काम है तापमान बढ़ाना। ओजोन छिद्र, हाँ
ओजोन में जैसे सी भी ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस, और CFC बढ़ जाएगा, ओजोन में छेद हो जाएगा। और पहली बार ओजोन में छेद हुआ अंटार्कटिका में हुआ था, 1985 में हुआ था। तो उसी संरक्षण के लिए ना, ओजोन परत संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 16 सितंबर 1987 में कनाडा में। कहा हुआ था? इसीलिए ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर। तो सभी कारण है, 1 2 3 1 2 3 समा गया है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कार्बन निषेचन का सर्वोत्तम वर्णित करता है? कार्बन निषेचन मतलब क्या होता है? कार्बन निषेचन मतलब होता है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ी हुई सांद्रता, निषेचन फर्टिलाइजेशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का फर्टिलाइजेशन हो रहा है। फर्टिलाइजेशन मतलब वृद्धि हो रहा है, ठीक है ना। तो बढ़ता सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पारव वृद्धि, पारव वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पारव वृद्धि, इसी को बोलते हैं कार्बन निषेचन, कार्बन फर्टिलाइजेशन। अभी क्वेश्चन कितना है? 49, बहुत ज्यादा आ गया। अभी 49 क्वेश्चन है, समझ गया? तो कल ये 49 तक भी हो जाएगा। और विविध क्या बचा हुआ है? विभिन्न बचा हुआ है, विविध बचा हुआ है, वो भी कल समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को हम सोच रहे हैं पहले वही जो आपका लुसेंट के अंत में स्टैटिक जीके दिया हुआ, पहले वही करवा दें, क्योंकि स्टैटिक जीके जो है बहुत बड़ा भूमिका निभाता है और वही सब आप लोग को दिक्कत होता है, ठीक है ना। तो पहला स्टैटिक जीके ही करवा देंगे, जो उसके बाद स्टैटिक जीके होगा। चलो तो मिलते हैं मैथ क्लास में, बाय बाय बाय, सी यू अगेन। मिलते हैं 5 मिनट के अंदर बंदर मैथ क्लास में, फिर मिलेंगे लक्ष्य बैच में। समझ गया है ना? 9:30 बजे से 12 बजे तक फिर चलेगा लक्ष्य क्लास। चलो बाय। टाइम देखिए सर, हाँ टाइम देख लिया, चलो बाय।